probability of n arrivals in time interval delta t is given by delta t अंतराल में n arrivals। इस बात की प्रोबेबिलिटी अगर इस फॉर्मूले से दी जाए T डेल्टा t is equal to e raised to the power minus lambda delta t raised to the power n by factorial n, then this distribution is called Poisson's distribution। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हर 5 मिनट में कितने व्यक्ति आकर सिस्टम में जुड़ते हैं, क्यू में जुड़ते हैं, इनकी n व्यक्ति डेल्टा टी टाइम में सिस्टम में आएंगे। इस घटना की प्रोबेबिलिटी अगर इस फॉर्मूले से दी जाए तो ये फॉर्मूला, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। दैट इज अगर 10 बजे से लेकर 10:05 तक 5 व्यक्ति आते हैं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी n इज इक्वल टू 5 रखकर दी जाएगी। n मींस नंबर ऑफ अराइवल्स, डेल्टा t मींस वो टाइम इंटरवल जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें अगर n को 0 रख दिया जाए, रखो n को 0, p0 डेल्टा t इज इक्वल टू n को 0 रखेंगे e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा डेल्टा t, लैम्डा डेल्टा t की पावर 0 1 हो गया, फैक्टोरियल 0 1 होगा। एक्सपेंशन करिए 1 माइनस लैम्डा डेल्टा t प्लस लैम्डा डेल्टा t का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो डेल्टा टी इतना छोटा अंतराल है कि इसकी स्क्वायर और सेकंड एंड हायर ऑर्डर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दैट इज नेग्लेक्टिंग सेकंड एंड हायर ऑर्डर टर्म्स। अगर सेकंड एंड हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट कर दें तो p0 डेल्टा टी कितना आया, 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी। यूं ही अगर n इज इक्वल टू 1 रख दिया जाए तो p1 डेल्टा t इज इक्वल टू n को 1 रखो इसी फॉर्मूला में e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा डेल्टा t की पावर 1 बाई फैक्टोरियल 1 which is lambda delta t। एक्सपेंशन किया 1 माइनस लैम्डा डेल्टा t प्लस लैम्डा स्क्वायर डेल्टा t का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। सेकंड एंड हायर ऑर्डर टर्म्स को फिर नेग्लेक्ट करिए तो केवल लैम्डा डेल्टा t को 1 से गुणा करने पर ही फर्स्ट ऑर्डर का टर्म मिलेगा। आगे तो सारे सेकंड थर्ड फोर्थ हायर ऑर्डर के टर्म मिल रहे हैं, तो इस फर्स्ट ऑर्डर का टर्म मिला केवल लैम्डा डेल्टा t। और सोचकर बताइए अगर n का मान 2 3 4 5 कुछ भी रख दिया जाए एक से बड़ा, ध्यान दो यहाँ पर अगर मैं p2 डेल्टा t की बात करूंगा तो n को 2 रखूंगा, n को 2 रखते ही हो गया e की पावर माइनस लैम्डा डेल्टा t, लैम्डा t की पावर 2 बाई फैक्टोरियल 2। अब लैम्डा डेल्टा t की पावर 2 को जब अंदर गुणा करेंगे तो कोई भी टर्म सेकंड ऑर्डर से छोटा तो आने से रहा। जैसे यहाँ पर लैम्डा डेल्टा t को अंदर गुणा करने पर एक फर्स्ट ऑर्डर का टर्म आ गया। अगर यहीं पर लैम्डा डेल्टा t का स्क्वायर होता तो क्या कोई टर्म सेकंड ऑर्डर से छोटा मिलता? इसका मतलब जितने भी इससे आगे आने वाले हैं, चाहे वो p2 डेल्टा t हो, चाहे वो p3 डेल्टा t हो, चाहे वो p4 डेल्टा t हो, सारे के सारे 0। आने भी चाहिए थे, क्यों? क्योंकि p0 डेल्टा t और p1 डेल्टा t दोनों का सम 1 हो गया। इसका मतलब घटनाएं पूरी होगी, दोनों का सम 1 है तो हायर ऑर्डर्स तो सारे के सारे 0 होंगे। सिंस p0 डेल्टा t
is equal to 1 minus lambda delta t and P1 delta t is equal to lambda delta t। यही कारण है therefore कि Pn delta t हर वो Pn delta t 0 हो रहा है जिसमें n का मान 2 या 2 से बड़ा है। क्यों हो पा रहा है ऐसा? बिकॉज अगर P0 डेल्टा टी और P1 डेल्टा टी को जोड़ दिया जाए तो 1 आ रहा है। इसका मतलब दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। इसके बाद और कोई घटना होनी पॉसिबल नहीं है। परस्पर अपवर्ड मतलब मोटे तौर पर हम ये समझ पाए कि पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन है या पॉइजन्स फॉर्मूला ये रिजल्ट हमें देता है कि अगर हम डेल्टा के अंतराल में ये कहते हैं कि कोई पर्सन नहीं आया तब तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी है और एक व्यक्ति आया है इस बात की प्रोबेबिलिटी लैम्डा डेल्टा टी है क्योंकि दोनों को जोड़ने पर बना गया। इट मींस डेल्टा टी अंतराल इतना छोटा है कि इस अंतराल में 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति सिस्टम में नहीं आ सकते। जब कभी भी नंबर ऑफ अराइवल्स इन नियमों का पालन करती है, नियम कौन कौन से कि डेल्टा टी अंतराल इतना छोटा है कि उसमें कोई नहीं आएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी, एक आएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी लैम्डा डेल्टा टी और इस अंतराल में 2 या 2 से ज्यादा अराइवल्स आने पॉसिबल है ही नहीं। तो जब कभी भी कोई भी अराइवल या डिपार्चर इन 3 नियमों का पालन करता है दैट इज कॉल्ड पॉइजन्स प्रोसेस। अराइवल है तो पॉइजन्स अराइवल और डिपार्चर है तो पॉइजन्स डिपार्चर। इन 3 को हम थ्योरेटिकली बाउंड कर रहे हैं। Therefore, there are 3 fundamental postulates for the Poisson's distribution या process। पहला पोस्टुलेट देखिए यहां एक बात और समझने की है। आप कहते हो कि 10 बजे से लेकर 10:05 तक से एक अराइवल हुआ, एक कस्टमर आया और 10:05 से लेकर 10:10 तक कोई नहीं आया। तो जो ये एक अराइवल 10 बजे से 10:05 पर आया है, हो सकता है ये 10 बजे आया हो सकता है 10:02 पर आया हो सकता है 10:04 पर आया हो, लेकिन अगर ये ठीक 10:05 पर आया होगा तो किधर जाएगा? इसे यहां मेजर किया जाए कि यहां मेजर किया जाए? यहां 10:05 दोनों में कॉमन आ गया। जो आपने इंटरवल बनाए हैं उसमें 10:05 दोनों में कॉमन आ चुका है। तो या तो यहां ये कहें कि 10:05 1 सेकेंड, तो अब ये दोनों के दोनों इंटरवल इंडिपेंडेंट हो गए। अब आप 10:05 के लिए श्योर हैं कि उसको ऊपर ही काउंट करना। दैट मींस जब कभी भी हम इंटरवल्स को छोटे छोटे सब इंटरवल्स में तोड़ेंगे पूरे के पूरे स्पैन को, इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो इंटरवल है वो इंडिपेंडेंट हो। कभी भी ये प्रश्न ना खड़ा हो कि 10:05 वाला कहां जाएगा। दैट इज अगर पहला इंटरवल हम 10 से 10:05 तोड़ते हैं तो अगला हम कहेंगे 10:05 से 1 सेकेंड, 10:05 1 सेकेंड से लेकर 10:10 तक। अगला इंटरवल फिर जाएगा 10:10 से 1 सेकेंड से लेकर 10:15। मींस जो ये इंटरवल्स है ये नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल है। इनमें किसी में भी कोई भी टाइम इंटरवल 2 इंटरवल्स में ओवरलैप नहीं हो रहा। तो जब कभी भी हम पूरे के पूरे टेन्योर को, पूरे के पूरे पीरियड को इन नॉन ओवरलैपिंग टाइम इंटरवल में तोड़ते हैं तो इन नॉन ओवरलैपिंग टाइम इंटरवल में नंबर ऑफ अराइवल्स एक दूसरे से टोटली
इंडिपेंडेंट होते हैं। टोटली इंडिपेंडेंट मीन्स पहले सब इंटरवल में अगर 2 आए तो इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि अगले सब इंटरवल में कितने आएंगे। पहले सब इंटरवल में नंबर ऑफ कस्टमर्स दूसरे सब इंटरवल में आए हुए नंबर ऑफ कस्टमर्स पर किसी भी प्रकार से डिपेंड नहीं है। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। द नंबर ऑफ अराइवल्स in non-overlapping time interval are independent from each other. एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। Postulation. The probability of no arrival in time interval delta t is given by lambda delta t and probability of one arrival in time interval delta t is given by 1 minus lambda delta t. 1 minus lambda delta t and lambda. डेल्टा टी अंतराल में कोई नहीं आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी, और एक आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी लैम्डा डेल्टा टी, सच दैट P 0 डेल्टा टी और P1 डेल्टा टी अगर इनको ऐड कर लिया गया तो इनका सम 1। पोस्टुलेट it is not possible to arrive more than one customer, more than one arrival in time डेल्टा टी। ये पॉसिबल नहीं है कि डेल्टा टी अंतराल में 2 या 2 से ज्यादा, या ये कहेगा कि 1 से ज्यादा कस्टमर आना पॉसिबल हो। क्यों? बिकॉज ये बात क्यों कही जा रही है? बिकॉज P2, P3, P4, P5 सारे के सारे ये 0। जो रिजल्ट हमने मैथमेटिकल निकाले थे उन्हीं को तो थ्योरेटिकली वर्कआउट किया है। ये 3 फंडामेंटल पोस्टुलेट्स कहलाते हैं पॉइजन्स प्रोसेस। और जब कभी भी अराइवल या डिपार्चर इन 3 कंडीशंस को पूरा करता है, इन 3 प्रॉपर्टीज, इन 3 पोस्टुलेट्स को पूरा करता है, then arrival or departure is called poisons arrival or poison departure. Whenever arrival or departure follows 3 postulates. जब कभी भी ये तीनों पोस्टुलेट्स पूरे होंगे, the arrival or pattern departure is called Poisson's arrival
और पॉइजन्स डिपार्चर। मीन्स आज के बाद अगर आपसे कहा जाए कि पॉइजन्स प्रोसेस क्या है, पॉइजन्स प्रोसेस मीन्स हम पूरे के पूरे समय अंतराल को ऐसे छोटे छोटे सब इंटरवल्स में तोड़ रहे हैं कि उन सब इंटरवल्स में नंबर ऑफ अराइवल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, नंबर एक। उस अंतराल में कोई नहीं आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी है। एक आएगा, एक अराइवल होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी लैम्डा डेल्टा टी है। और उस अंतराल में दो या दो से ज्यादा अराइवल आने पॉसिबल है। जब कभी भी अराइवल नियमों का पालन करता है तो पॉइजन्स अराइवल है, और डिपार्चर नियमों का पालन करता है तो डिपार्चर पॉइजन्स डिपार्चर। अभी आपके पास एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले से तो ये 3 रिजल्ट निकालेंगे। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ते हैं कि हम ये मानते हैं कि मान लिया 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पूरी हो रही है। इस आधार पर ये बताइएगा कि नंबर ऑफ एन अराइवल्स क्या होगा। मींस अभी मैंने फॉर्मूला पहले लेकर चला, उससे रिजल्ट निकाले। अब मैं इन रिजल्ट्स को अपने दिमाग में रखूंगा और इससे वापस वही फॉर्मूला लाने की कोशिश करूंगा। हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो अराइवल है वो 3 पैटर्न, तीन पोस्टुलेट्स पूरे कर रहा है, जो अभी हमने डेराइव की। और इन पोस्टुलेट्स के आधार पर हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसी भी इंस्टेंट जो प्रोबेबिलिटी होगी एन अराइवल्स की, वो e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा डेल्टा टी, लैम्डा डेल्टा टी की पावर है, जो फॉर्मूला अपॉन suppose the number of arrivals in time interval delta t follows the 3 Poisson's postulate मान लिया 3 फंडामेंटल पोस्टुलेट्स फुलफिल कर रहे हैं। कौन कौन से? दैट इज पहला पोस्टुलेट लिख लोगे आप कि नंबर ऑफ अराइवल्स इन नॉन ओवरलैपिंग टाइम इंटरवल आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। P2 number of the probability with no arrival is 1 minus lambda delta t, and probability of one arrival is lambda delta t. And P3, it is impossible to arrive more than one customer in time interval delta t, जो अभी हमने लिखी। Where lambda is the mean arrival rate. ये मीन अराइवल रेट का क्या मतलब समझोगे आप? सपोज कीजिए 10 बजे ऑफिस खुलता है और 6 बजे तक रहता है, तो 10 से 6 तक 8 घंटे हो गए। उस 8 घंटे में कितने कस्टमर आ रहे हैं उस 8 घंटे से डिवाइड कर दो, अराइवल रेट आ गया मीन अराइवल रेट। मीन से मतलब है कि टोटल कितने समय ऑफिस खुला और उस पूरे ड्यूरेशन में कितने कस्टमर्स को गेन किया गया। नंबर ऑफ कस्टमर्स को टोटल नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड कर जो भी मैथमेटिकल टर्म होगी, दैट इज द मीन अराइवल। ओके, देन देयर विल बी n customers at time t plus delta t info line 3 ways। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले 10 बजे ऑफिस खुल जाता है, और 10 बजे से 6 बजे तक ऑफिस खुला रहता है 8 घंटे। उस 8 घंटे में सपोज कीजिए सारे दिन में हम 100 कस्टमर डील करते हैं, तो मीन अराइवल रेट हो गया 100/8। चाहे उसको आवर्स में निकाल लो, चाहे उसको मिनट्स में निकाल लो, चाहे आप उसको सेकंड्स में निकाल लो, इट्स अपॉन दैट इज टोटल कितना ऑफिस खुलता है
और उस पूरे ड्यूरेशन में कितने कस्टमर्स आते हैं, उन दोनों का जो रेशियो है दैट इज द मीन अराइवल। फर्स्ट। दूसरी बात, मैं 12 बजे की बात कर रहा हूं और आपसे ये कह रहा हूं कि अगर 12:05 पर, ये देखिए यहां का है टाइम t प्लस डेल्टा टी, दैट इज अंतराल सपोज कीजिए 5-5 मिनट के तोड़ दिए गए। 12:05 पर अगर सिस्टम में 100 व्यक्ति मौजूद हों, अगर जो क्यू है, क्यू की लेंथ 100 कस्टमर हो, तो ये किस प्रकार पॉसिबल है? जरा 12 बजे से इसको रिलेट करिए। पहली पॉसिबिलिटी है 12 बजे 99 रहे हो और इस 5 मिनट के अंतराल में एक आ गया हो। मैं तो 12:05 की बात कर रहा हूं ना। 12:05 पर अगर सिस्टम में 100 व्यक्ति मौजूद हैं, तो ये हो सकता है कि 12 बजे 99 रहे हो, उस 5 मिनट के अंतराल में एक आ गया होगा 100 पूरे, या 12 बजे ही 100 रहे हो, उस 5 मिनट में कोई ना आया हो। बस। और है कोई पॉसिबिलिटी? 2 से ज्यादा, तो फिर 3 वेज नहीं हुए ना। 2 ही तरीके तो हुए ना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि एक से ज्यादा कस्टमर 5 मिनट के अंतराल में आ जाए। तो केवल 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या जो 12 बजे है वो 99 रहे हो और इस 5 मिनट के अंतराल में एक अराइवल आ गया हो, या पहले से 100 रहे हो, आया कोई ना हो। दोनों ही स्थिति में 12:05 पर आपको 100 व्यक्ति मौजूद नजर आएंगे। अगर किसी भी इंस्टेंट कितने कस्टमर हैं ये मुझे काउंट करना है, तो मैं यूं कहूंगा, देखिए ध्यान दो, मैं कहूंगा P100 P100 का मतलब होगा कि 12 बजे 100 कस्टमर मौजूद है। ब्रैकेट में लिखा जाएगा टाइम और सफिक्स लगाया जाएगा नंबर ऑफ कस्टमर, क्योंकि आपने कहा PNT, जो कस्टमर्स है वो सफिक्स है और T टाइम है। यूं ही अगर हम कहेंगे 12:05 पर 99 पर्सन मौजूद हैं, दैट इज ब्रैकेट में लिखा जा रहा है टाइम और सफिक्स लगाया जा रहा है कितने कस्टमर्स हैं। आपने 2 तरीके कौन कौन से बताए, जरा दोबारा रिकॉल करो। 12 बजे 99 और एक आ गया हो 5 मिनट के अंतराल में। ये जो P है वो 12 है और डेल्टा T जो है वो 5 मिनट का अंतराल थोड़ा है। पहला हुआ फर्स्ट केस, there are n-1 customers at time t देखिए यहां पर देखिए there will be n customers at time t plus delta t पर n customers हैं। तो कौन कौन से 2 तरीके हुए? n-1 मौजूद थे t टाइम पर और डेल्टा t अंतराल में एक आ गया, या n पर्संस ही मौजूद थे t टाइम पर और डेल्टा t अंतराल में कोई नहीं आया। मैं पहला केस ले रहा हूं, there are n-1 customers at time t with probability। क्या प्रोबेबिलिटी होगी? जितने कस्टमर होंगे वो तो लगाओगे सफिक्स, और जिस समय की बात कर रहे हो वो लिखोगे ब्रैकेट में। Pn-1T and 1 arrival during the time interval delta T with probability, जरा ये बताओ, डेल्टा T अंतराल में एक आ गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट की थी हमने? हम तो निकाल चुके हैं, ये बात प्रोसेस लैम्डा डेल्टा T 1 अराइवल की तो निकाल चुके हो आप। पॉइजन्स प्रोसेस में तो आप 1 अराइवल की प्रोबेबिलिटी लैम्डा डेल्टा T बोलते हो। देयरफॉर पूरी की पूरी घटना की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी Pn-1T इंटू लैम्डा डेल्टा T। क्यों कर पाए गुणा?
क्योंकि नॉन ओवरलैपिंग टाइम इंटरवल में नंबर ऑफ अराइवल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर मिलती है। ऐसे नहीं करते थे, जैसे आप किया करते थे, आप रिकॉल करिए कि एक बैग में 4 हरी 3 नीली है, दूसरे में 5 हरी 4 काली है। आपने दोनों बैग में से कोई एक बैग सेलेक्ट किया और उसमें से बॉल निकाल ली। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो हरी होगी या काली होगी या नीली होगी या पीली होगी, जैसा भी आप करते थे। तो आप ये नहीं करते थे कि हरे की प्रोबेबिलिटी निकाली और दोनों बैग में से एक बैग और सिलेक्ट किया है, अल्टीमेट उसे हाफ से मल्टीप्लाई भी तो किया करते थे। इंटरमीडिएट में है थोड़ी बहुत है, मतलब दोनों में से कोई एक बैग सेलेक्ट करना हाफ से मल्टीप्लाई होगा और दोनों बैग में से हरी बॉल सेलेक्ट करना, फिर उस प्रोबेबिलिटी को आप हाफ से मल्टीप्लाई करके फाइनली फाइंड आउट करते थे। दैट इज दो घटनाएं अगर इंडिपेंडेंट हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी दोनों को मल्टीप्लाई कर मिलेगी, ये मल्टीप्लिकेशन लॉ है। और अगर दो घटनाओं में से कोई एक घटना होनी है, या तो ये वाला बैग सेलेक्ट किया जाएगा या ये वाला बैग सेलेक्ट किया जाएगा, उन दोनों को ऐड कर देते थे, दिस इज एडिशन लॉ। अगर जैसे डाइस पे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, अगर एक सिंपल डाइस को रोल किया जाए तो ये इवन लाने के लिए आप कहते थे या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 हो गई, 4 आने की भी 1/6 हो गई, 6 आने की भी 1/6 हो गई, तीनों को ऐड कर दिया, वही आएगा 1/2 आएगा, या तो इवन होगा या ऑड होगा। मतलब मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब दो घटनाएं इंडिपेंडेंट होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर मिलती है, और जब हम ये कहते हैं कि या तो ये होगी या ये होगी और, तो उनकी प्रोबेबिलिटी ऐड करते हैं। यहाँ पर चूंकि दोनों नॉन ओवरलैपिंग टाइम इंटरवल में नंबर ऑफ अराइवल्स इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए आपने 12 बजे कितने हैं और उस 5 मिनट के अंतराल में कौन आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। यूं ही अगर दूसरे केस पर गए, सेकंड, वो क्या था, देयर आर n customers at time t with probability टाइम t पर n customers p and t and no arrival during the time interval delta t. With probability, क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर कोई अराइवल नहीं आता लैम्डा डेल्टा टी में 1 माइनस लैम्डा, फिर दोबारा दोनों इंडिपेंडेंट हो गई p and t into 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी। लेकिन दोनों घटनाएं साथ साथ नहीं हो सकती, या तो 12 बजे 99 रहे होंगे 5 मिनट के अंतराल में एक आया होगा, या 12 बजे 100 रहे होंगे उस 5 मिनट के अंतराल में कोई नहीं आया। तो दोनों घटनाएं साथ साथ तो नहीं हो पा रही, होगी तो दोनों में से कोई एक। इसका मतलब 12:05 पर अगर 100 व्यक्ति मौजूद हैं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी या तो पहली वाली या दूसरी वाली, तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दो। Therefore, there will be n customers at time t plus delta t with probability n कस्टमर्स हैं किस समय t प्लस डेल्टा t पर, या तो पहली वाली इवेंट हुई होगी या दूसरी वाली इवेंट हुई होगी। t and t प्लस, देखो दोनों बातें हैं, ब्रैकेट में क्या लिखा है और सफिक्स क्या लिखा है। अभी तक जो दोनों एक्सप्रेशन है उसमें ब्रैकेट में t लिखा है, दैट इज मैं मेजर कर रहा था कि t टाइम पे कितने और डेल्टा t अंतराल में कौन आ गया।
अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर t प्लस डेल्टा t टाइम पर n कस्टमर्स मौजूद हैं तो या तो पहली वाली इवेंट घटित हुई होगी या दूसरी, ताकि प्रोबेबिलिटी आ गई pn माइनस 1t इंटू लैम्डा डेल्टा t प्लस pnt इंटू 1 माइनस लैम्डा डेल्टा t। इस PNP को अंदर गुणा करेंगे तो PNP 1 के साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी 1 के साथ जो गुणा होगा उसको लेफ्ट में ले गए, PNP प्लस डेल्टा t माइनस PNP इज इक्वल टू PN माइनस 1t माइनस लैम्डा PNP डेल्टा t। समझ में आ गया इसका? इस PNP को इधर ले जाकर लैम्डा सॉरी डेल्टा t दोनों में से, बल्कि लैम्डा डेल्टा t कॉमन आ जाएगा दोनों में से, लैम्डा डेल्टा t दोनों में से कॉमन आ गया, दोनों में है ना, सही है, दोनों में। सो PNT प्लस डेल्टा t माइनस PNP अपॉन डेल्टा t is equal to lambda pn minus 1t minus pn। as delta t goes to 0, समांतराल तो बहुत छोटा है ना, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं लिखा, fx plus h minus fx upon h, fx plus h minus fx upon h वही काम डिवीजन में भी आ रहा है, ये क्या बन पड़ेगा, डेरिवेटिव हो गया ना dpn by dt, डेरिवेटिव हो गई लेफ्ट हैंड साइड, उधर लैम्डा pn माइनस 1 माइनस pn, ब्रैकेट में t नहीं लिख रहा क्योंकि सारे के सारे टर्म t टाइम के लिए ही है, अननेसेसरी हम ब्रैकेट में कोई टर्म लिखकर उसको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, तो सारे के सारे t के टर्म में, या वैसे भी दिख रहा जब डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो पक्के सारे t के टर्म में आ रहे होंगे। n का मान क्या रख पाएंगे दोनों तरफ, 1 रख दोगे क्या, n का मान 1 रख दोगे इसमें, क्यों, n का बेटा n का मान 1 रख सकते हैं क्या, अगर n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ आएगा dp1 by dt लैम्डा p0 माइनस p1, लेकिन 0 नहीं रख सकते क्योंकि 0 रखने पर यहाँ p माइनस 1 आ जाएगा और सफिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स कभी माइनस में हो नहीं सकते, ताकि n का मान 0 तो रखा जा सकता है ना, सॉरी 1 तो रखा जा सकता है ना। लेकिन n का मान 1 रखने पर एक समस्या हम पा रहे हैं राइट हैंड साइड में कि p0 आ रहा है और p0 मुझे पता नहीं, मुझे तो p0 भी नहीं पता ना अभी, ये पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एक वेरिएबल के टर्म में आती तो हम इसे सॉल्व कर पाते, लेकिन फिलहाल तो अभी p0 भी नहीं पता ना हमें, p0 हम अलग से दोबारा निकालते हैं फर्दर। Further, there will be no customer at time t plus delta t with probability, देखिए ऊपर सोचिए 12:05 तक भी कोई नहीं है सिस्टम में, कैसे पॉसिबल है, 12 बजे भी कोई ना हो और 5 मिनट में भी कोई ना आया हो, यही तो एक पॉसिबिलिटी है, कोई और 12:05 पे कोई नहीं है, इसका मतलब 12 बजे भी कोई ना था और उस 5 मिनट में कोई नहीं आया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, P0 T प्लस डेल्टा T
12 बजे तक इस टी टाइम पर भी कोई नहीं है, T0 टी चलने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम तो पॉइजन अराइवल की बात कर रहे हैं, डिपार्चर तो अभी शामिल ही नहीं किया, केवल आने की बात हो रही है, जाने की बात नहीं हो रही है। इट्स पॉइजन अराइवल। जब दोनों की बात करने लगते हो, अराइवल में डिपार्चर की, तो वही क्वीन मॉडल बन जाता है बस। अभी तो हम केवल पॉइजन प्रोसेस समझने की कोशिश कर रहे हैं और कोई नहीं आया, दैट इज 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी। इस बात को समझिए। देखिए 12 बजे तक टी टाइम पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, 5 मिनट में कोई ना आया, तो इसका मतलब टी प्लस डेल्टा टी पर भी कोई नहीं। अगर टी प्लस डेल्टा टी पर कोई पर्सन मौजूद नहीं है तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, या तो टी टाइम में भी कोई नहीं था और डेल्टा टी अंतराल में भी कोई नहीं है। इसको करो जरा सिंपलीफाई, P0 टी अंदर मल्टीप्लाई होगा, दैट इज P0 टी प्लस डेल्टा टी माइनस P0 टी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा P0 टी। As delta t goes to 0, left hand side, फिर डेरिवेटिव dt 0 by dt is equal to माइनस के लैम्डा P0। ब्रैकेट में तो t लिख ही नहीं रहा मैं, क्योंकि जब कह रहा हूं कि t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो t का फंक्शन तो है ही। यहां से P0 का मान निकालते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। वेरिएबल सेपरेट कर दो, dp0 अपॉन p0 इज माइनस की लैम्डा dt इंटीग्रल log p0 इज माइनस की लैम्डा t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लॉग पे जोड़ दो, जब इतने कम लॉग के चल रहे हैं, लॉग सी। ये log c वाला टर्म इधर आया, log p0 अपॉन log c, log p0 अपॉन c, that is p0 अपॉन c is equal to e raised to the power minus lambda t। तो p0 कितना आया, p0 is equal to c e raised to the power minus lambda t। जिस समय से सिस्टम शुरू हुआ होगा, ऑफिस खुला होगा 10 बजे, P0 से मतलब 0 टाइम, 0 टाइम से मतलब वो टाइम जो इनिशियल टाइम है जब से आपने सिस्टम को मेजर करना शुरू किया। जिस समय ऑफिस खुला होगा उस समय कोई व्यक्ति क्यू में ना होगा, दैट इज 0 टाइम पर 0 व्यक्ति होने की प्रोबेबिलिटी तो है 1, और 0 टाइम पर 1 पर्सन होने की या 2 पर्सन होने की या 3 पर्सन होने की, इन सब की प्रोबेबिलिटी 0। जहां से आप सिस्टम मेजर कर रहे हैं वहां पर तो कोई नहीं है ना, शुरुआत ही वहां से हो रही है, दैट इज एट t बराबर 0, t बराबर 0 पर p0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आप ये तो समझो ना, जो सफिक्स लगा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाउ मेनी पर्संस आर देयर, दैट इज p0 डेफिनेटली 1 होगा, जबकि p1 या p2 या p3 या pn ये सारे के सारे 0 होंगे। कब t बराबर 0 पर, जिस समय से सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, t बराबर 0 पर p0 0 होगा, इसमें ऐसे मत कहना कि p0 0 होगा, p0 से मतलब है प्रोबेबिलिटी हैविंग पर्संस 0, तो डेफिनेटली t बराबर 0 पर तो 0 ही पर्सन होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी तो पक्का है कि बनी है। p स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, जब कोई कस्टमर नहीं है तो कोई कस्टमर ना होने की प्रोबेबिलिटी तो बनी हुई, और 1 कस्टमर होने की प्रोबेबिलिटी 0। दैट इज p0 को 1 रखा और t को 0, तो c बराबर 1 आ गया, दैट इज p0 इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा। इसका कुछ नाम है क्योंकि n को वैरी करना है ना। हमें
हमें करना क्या है ये समझना आप जरा। P0 पता चल गया तो n को 1 रख के P1 निकाल लेंगे, P1 आ जाएगा। n को 2 रख के P2 निकाल लेंगे, n को 3 रख कर P3 निकाल लेंगे, सारी वैल्यूज निकालते चले जाएंगे और फिर ये दिखाएंगे कि n अराइवल्स उसी फॉर्मूले से दिए जा रहे हैं जो हमने पॉइजन प्रोसेस आज शुरू किया। जरा रखो अब n बराबर 1 रखो, तो 10 इज इक्वल टू 1 इन 1। इक्वेशन नंबर 1 में n को 1, जब यहाँ n को 1 रखेंगे तो dt 1 by dt इज इक्वल टू, यहाँ n को 1 रख रहे हैं, लैम्डा p0 माइनस लैम्डा p1 सही है ना। लैम्डा p1 फिर इधर आ गया, dt 1 by dt प्लस लैम्डा p1 इज इक्वल टू लैम्डा p0, p0 की वैल्यू है e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा t। ये सुनी पड़ी इक्वेशन है कुछ, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy by dx plus dy is equal to q, है ना। इट्स ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के e raised to the power p dx that is lambda dt means e raised to the power lambda dt। और सॉल्यूशन क्या होगा एक मिनट में रिकॉल करा दूं इसको, dy by dx plus py is equal to q। इस फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देते हैं e raised to the power इंटीग्रल p dx, और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आए तो सॉल्यूशन लिखते थे y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रल प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। याद है कैसे भी किया करते थे। तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकाल चुके हैं। सॉल्यूशन क्या आएगा किसके कंपेयर डिफरेंशियल इक्वेशन p1 के, तो सॉल्यूशन आएगा p1 into integrating factor is equal to q into integrating factor का इंटीग्रल प्लस another constant of integration इस बार भी ले लें, e raised lambda t और e raised minus lambda t cancel, that is p is 1 e raised to the power lambda t, lambda dt का इंटीग्रल t प्लस constant of integration t। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए कंडीशन लगाओ, क्या कंडीशन है, एट t बराबर 0 पर p1 0 है, 1 थोड़ी है, 1 तो केवल p0 था। जब p को 0 रखेंगे और p1 को 0 रखेंगे तो b 0 आ गया। रखो जरा देखो, p को 0 रखा ये टर्म 0, अब p1 को 0 रखा तो ये टर्म 0, तो p 0 नहीं आ गया। अगर p 0 आ गया तो p1 कितना आया लैम्डा t e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा t। e रेज़ लैम्डा t अपॉन में पहुंच जाएगा, p1 e रेज़ लैम्डा t बराबर लैम्डा t आ रहा है तो p1 तो e रेज़ लैम्डा t अपॉन में पहुंचा ना, बस एक और n को 2 और जिससे जनरलाइजेशन कर सकें। n को 2 that is dp2 by dt plus lambda p2 is equal to lambda p1। n को 2 रखा है उस फॉर्मूले में, तो दोनों सफिक्स एक आगे बढ़ा दिए, बस वैल्यू रखो dp2 by dt plus lambda p is equal to lambda p1, p1 means lambda t e raised minus lambda t। ये रिकर्सिव फॉर्मूले कहलाते हैं कि आगे की वैल्यू तब तक ना मिलेगी, कोई ऐसा रूल नहीं है कि डायरेक्ट आपको p10 बता दे।
आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले P0, उससे P1, उससे P2, उससे P3। ये दोबारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर वही आ गया, बस सॉल्यूशन लिख दो डायरेक्ट। y that is P2 into integrating factor is equal to Q into integrating factor का इंटीग्रल प्लस a constant of integration। दिखने लगी इसे बस ये फॉर्मूले से लगने लगे। अब देखो ये फिर दोबारा गया, इस बार लैम्डा स्क्वायर टी का इंटीग्रल हो गया, लैम्डा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2। अगला निकालेंगे तो लैम्डा स्क्वायर टी स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा लैम्डा क्यूब टी क्यूब बाई 3 into 2 that is factorial 3। यहाँ फिलहाल बता दो एक बार, P2 e raised lambda t is lambda square t square by factorial 2 या 2 plus a at t बराबर 0। P2 है 0, इसका मतलब a 0। जब a 0 है तो P2 निकल कर आया लैम्डा t की पावर 2 by factorial 2 e raised minus lambda t। बस बहुत हो गया, जनरलाइजेशन हो गया। ऐसे अगर P3 निकालोगे तो वो आ जाएगा लैम्डा t की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 e raised minus lambda t and so on। Therefore P is equal to, जनरलाइज कर दो लैम्डा t की पावर n बाई फैक्टोरियल n e raised minus lambda t। यही आपको याद होगा, यही था पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। यही से तो शुरुआत की है, बस p के बजाय डेल्टा t लिख दिया था। इससे क्या फर्क पड़ता है? मींस अगर n पर्सन्स t टाइम पर मौजूद हैं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हम इस फॉर्मूले से दे सकते हैं, यदि अराइवल पॉइजन्स प्रोसेस पूरी करता है तो पॉइजन्स पोस्टुलेट फुलफिल करता है। तो एक ही प्रॉब्लम को हमने दोनों तरीके से पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि अगर प्रोबेबिलिटी ये हो तो पॉइजन्स पोस्टुलेट क्या होंगे, और फिर ये पढ़ा कि अगर फंडामेंटल पोस्टुलेट्स कोई भी अराइवल फुलफिल कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूले के द्वारा दी